Hello everyone. Let's discuss the second important case study of separate legal entity, that is Lee versus Lee's Air Farming Limited. एक पर्सन थे मिस्टर ली. ही वॉज अ क्वालिफाइड पायलट. मिस्टर ली ने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की जिसका नाम रखा लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ एरियल टॉप ड्रेसिंग, यानी जिसका जो ऑब्जेक्ट था एरियल टॉप ड्रेसिंग का था. एरियल टॉप ड्रेसिंग इज ऑल्सो नोन एज एयर फार्मिंग. Now, what is air farming? It is a business where aircraft is used for spreading fertilizers over farmland. मतलब जहाँ पे जो फार्म फील्ड्स होती हैं या जो फार्म्स होते हैं वहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं फील्ड्स में, वो फार्मर्स बाय हैंड नहीं डालते हैं. वो एयर फार्मिंग एजेंसीज को हायर करते हैं और एयर फार्मिंग एजेंसीज एयरक्राफ्ट को उन फील्ड्स के ऊपर से लेके जाती है और जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं वो वहीं से ही स्प्रेड कर देते हैं ताकि वो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो ऑटोमेटिकली पूरी ही फील्ड में स्प्रेड आउट हो जाएं. मिस्टर ली जिन्होंने कंपनी फॉर्म की थी जिसका नाम था लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड, वो कंपनी फॉर्म हुई थी 3000 शेयर्स की. नाउ आउट ऑफ 3000 शेयर्स मिस्टर ली ओन्स 2999 शेयर्स ऑफ द कंपनी. रिमेनिंग 1 शेयर उन्होंने किसी दूसरे पर्सन को दे दिया था. ही वॉज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. Mr. Lee was also the chief pilot with a salary who used to fly the aircraft for spreading fertilizers. Mr. Lee ही कंपनी में चीफ पायलट थे विद अ सैलरी, उसके लिए वो सैलरी भी लेते थे एंड मिस्टर ली ही एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते थे फॉर स्प्रेडिंग द फर्टिलाइजर्स. आफ्टर few months, Mr. Lee died in a plane crash during air farming. According to the Workmen Compensation Act 1922, at the event of the death of the employee, the family of the deceased is to be provided with compensation. क्योंकि ये केस न्यूजीलैंड में हुआ था तो वहां पे उस टाइम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1922 होता था. इसके अकॉर्डिंग जब भी किसी एम्प्लॉय की डेथ ड्यूरिंग वर्क हो जाती है तो उसकी फैमिली को कंपनी कंपनसेशन प्रोवाइड करती है. इंडिया में भी इसके लिए एक एक्ट है जिसका नाम है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923. नाउ मिस्टर ली की जो वाइफ थी मिसेस ली, वो कंपनी के पास जाती हैं लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड के पास to claim compensation under the Workers' Compensation Act 1922. अब लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड मिसेस ली से कहते हैं कि वी हैव टेकन इंश्योरेंस ऑफ ऑल अवर एम्प्लॉइज सो प्लीज कॉन्टैक्ट द कंसर्न इंश्योरेंस कंपनी. हमने अपने सभी एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवा रखा है तो आप कंसर्न इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्टैक्ट कीजिए. तो मिसेस ली इंश्योरेंस कंपनी चली जाती हैं टू क्लेम द कॉम्पनसेशन. अब इंश्योरेंस कंपनी मिसेस ली को कॉम्पनसेशन देने से मना कर देती हैं ये कहकर कि मिस्टर ली वॉज द ओनर ऑफ द कंपनी. मिस्टर ली जो थे वो कंपनी के ओनर थे, वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं थे. मिस्टर ली मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे और चीफ पायलट भी थे कंपनी के. ही वॉज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी, इसीलिए वो अंडर द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन कवर नहीं होते हैं, इसीलिए मिस्टर ली को कॉम्पनसेशन नहीं मिलना चाहिए. After the rejection of the claim by insurance company, Mrs. Lee sued Lee's Air Farming Limited. क्योंकि मिसेस ली का जो क्लेम था वो रिजेक्ट हो गया, इसलिए मिसेस ली ने लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया. नाउ इन द कोर्ट रूम मिसेस ली कहते हैं आई एम हेयर टू क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर द डिमाइस ऑफ माई हस्बैंड हु वॉज द चीफ पायलट इन द कंपनी. बट जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो बोलती है मिस्टर ली वॉज नॉट ओनली द चीफ पायलट बट ऑल्सो द डायरेक्टर, ओनर एंड द मेजोरिटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. नाउ जो जस्टिस थे वो कहते हैं कंपनी बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इज कवर्ड अंडर अ सेपरेट शेल फ्रॉम मिस्टर ली. आफ्टर इनकॉर्पोरेशन क्योंकि कंपनी की बन जाती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी वजह से जो कंपनी है वो एक शेल के अंदर चली जाती है और कंपनी और मिस्टर ली दोनों की ही आइडेंटिटी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है.
मिस्टर ली वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ पायलट ऑफ द कंपनी। जो मिस्टर ली थे वो कंपनी के चीफ पायलट थे और इसकी वो कंपनी से सैलरी भी लेते थे। सो बीइंग अ चीफ पायलट he is covered in workers definition under Workmen's Compensation Act 1922। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी हैज टू कॉम्पनसेट मिसेस ली। So this was the second case law on separate legal entity. Stay tuned for further videos.